कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इन सर्कुलर पाथ ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पहले। फिर जोहानिस केपलर के ऑब्जर्वेशंस थे। जोहानिस केपलर का असिस्टेंट होता था टाइको ब्राहे। वो टाइको ब्राहे मतलब उसका पीएचडी स्टूडेंट था। तो केपलर ने क्या करता, केपलर 20 साल तक नॉन स्टॉप वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को ऑब्जर्व करता था। तो रात को जागता था, दिन को सोता था। उसके साथ में टाइको ब्राहे रहता था, कभी जागता था कभी सोता था। वो उसका स्टूडेंट था, असिस्टेंट था। तो उसका काम क्या था, वो जो भी ऑब्जर्वेशन करता था टेलीस्कोप से। वो जो भी ऑब्जर्व करेगा वो ऑब्जर्वेशन इसको बताता था। वो ऑब्जर्वेशन को वो क्या करता था, नोट डाउन करता था। और वो नोट डाउन करते करते यहां से लेके यहां तक एक इतना बड़ा रूम जो है वो पेपर से भर गया 20 साल में। 20 साल में उसने प्लैनेट्स के, कॉमेट्स के, स्टार्स के सबकी पोजीशंस को हर रात को ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्व करके जो भी चेंजेस आते थे वो सारी चीजें वो नोट डाउन करता था। तो ये जो सारे चेंजेस नोट डाउन हुए, ये सारे चेंजेस नोट डाउन करने के बाद में वो उस पर कुछ करता, इससे पहले वो मर गया। कौन मर गया? टाइको ब्राहे। और फिर केपलर जो था उसने क्या किया, इस पे केपलर्स लॉ बनाया। ठीक है, क्योंकि उसके साथ में था तो उसके काम को वो जानता था। तो अब क्या हुआ, यही केपलर्स लॉ। अब यही जो केपलर्स लॉ है, यही केपलर्स लॉ हमको आगे पढ़ना है। तो बेसिकली आपका ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन ने बनाया, उसके पहले सर्कुलर मोशन डिस्कवर हो गया था। अब सर्कुलर मोशन जो डिस्कवर हो गया, तो सर्कुलर मोशन की डिस्कवरी के बाद में वहां पर जो कुछ पता चला था मैकेनिक्स में, वो पता चलने के बाद में प्लैनेट्स यानी एस्ट्रोनॉमी अलग स्टडी चल रही थी, मैकेनिक्स अलग स्टडी चल रही थी। ये सारी स्टडी जो आपस में होके निकल रही थी, ये स्टडी में प्लैनेट्स जो सन के अराउंड में गोल गोल घूम रहे हैं या मून जो अर्थ के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है, इनके गोल गोल घूमने की वजह से उनकी जो उनके पे जो इफेक्ट आना चाहिए, वो इफेक्ट को ढूंढने के चक्कर में ही ग्रेविटेशनल लॉ निकला था। ग्रेविटेशन ऐसा नहीं है कि ऊपर से एप्पल गिरा और मालूम पड़ गया। ये कई दिन से चलता हुआ प्रोसेस था। अगर मॉडर्न साइंस की भी बात करें तो कई दिन से चल रहा हुआ प्रोसेस था। जैसे इसको मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिक्स में आपको पता है सर्कुलर मोशन होता है, पीछे का डोर बराबर बंद है, तो सर्कुलर मोशन होता है। अब सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो बाहर के साइड में धक्का मारता है। बस में आप बैठे हो, बस ने टर्न मारा तो बाहर के साइड धक्का लगता है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर के साइड में धक्का मार रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींचता है। अब ये बात पता चल चुकी थी कि कोई ना कोई एक फोर्स होनी चाहिए जो सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी को अंदर के साइड में खींचेगी। जैसे एक पत्थर को आप रस्सी से बांधो और आप पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हो, तो पत्थर जब गोल गोल घूम रहा है तो पत्थर के गोल गोल घूमने की वजह से बाहर के साइड में फोर्स आता है। ये हमको मालूम है, हमको अपना हाथ टाइट करना पड़ता है, रस्सी टाइट हो जाती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डेवलप्ड। तो रस्सी के अंदर जो टाइटनेस आया, हाथ को हमको जो कड़क करना पड़ा, ये हमने उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। क्या किया? बाहर के साइड में उसके पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर के साइड में खींच रहा है। हम इसको यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर के साइड में खींच रही है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर के साइड में धक्का मारती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर के साइड में धक्का मारती है। रिजल्ट क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बैलेंस होती है। क्या होती है? तो इस तरह सर्कुलर मोशन चलता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है। हम गाड़ी है, बस है, कार है, ट्रक है, टर्न मारा, बाहर के साइड में धक्का लगता है, अंदर के साइड में कौन खींचता है? फ्रिक्शन ऑफ द टायर। टायर में अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? आपके गाड़ी को फिसलने नहीं देगा।
ये सारे गर्ल्स आ गए क्लासरूम में? तुम दोनों इधर आओ, वो दुकान छोड़ के आओ, खाली एक बुक लेके आओ जो तुम्हारा मेन बुक है, इधर लेके लास्ट बेंच बॉयज, चलो इधर आके। आओ इधर, ये उधर सो रही है, वो लोग उधर सो रहे हैं। आओ इधर आओ, सामने आओ, यहाँ तक पहुंच जाओ, पहुंच गए। आता सो, इतना आगे नहीं आना था, थोड़ा पीछे आओ इधर, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, वो रिकॉर्डिंग चालू है। चलो तो लेटर पाठो, ये सावरकर पुढे 10 सेकंड। तो त्याच्या हाईटला जीएसटी लागेल 27%। देखो इधर, तो क्या हुआ है, आप ये देख रहे हो कि कोई भी बॉडी अगर गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है या सर्कुलर पाथ पे थोड़ा भी टर्न मार रही है, तो बाहर के साइड में धक्का लगता है, अंदर के साइड में उसको खींचने वाला कुछ ना कुछ रियल फोर्स चाहिए। तो पत्थर और रस्सी के केस में टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग एंड मस्कुलर फोर्स, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जब गाड़ी टर्न मार रही है तो फ्रिक्शन ऑफ द रोड। ऐसे हर एक सर्कुलर मोशन में कुछ ना कुछ रियल फोर्स है। क्या है? रियल फोर्स, जो बॉडी को बाहर के साइड में जाने नहीं दे रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो ये कोर था ग्रेविटेशन को ढूंढने का। जोहानेस केपलर ने जो 20 साल तक ऑब्जर्वेशन किया, उसके ऑब्जर्वेशन में उसको क्या मिला? मून जो है अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड में घूम रहे हैं, बाहर के साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो अंदर के साइड कौन खींच रहा है? क्वेश्चन मार्क। अंदर के साइड में कौन खींच रहा है? तो 20 साल तक उसने जो ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद में प्लैनेट्स का पोजीशन उसने देखा रात रात भर। वो प्लैनेट्स का पोजीशन, भानु प्रताप, जोहानेस केपलर तुम ही थे पिछले जन्म में, तुमको सब आता है? नहीं आता है? तुम नहीं थे? तो यहां ध्यान दो। तो ऐसा जो उसने सारा पोजीशन मार्क किया, वो सारा पोजीशन मार्क करने के बाद में उसको शेप क्या मिला? इलिप्टिकल। कुछ प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, कुछ सर्कुलर ऑर्बिट में। वो उसको सारी पोजीशन मिलने के बाद क्या मालूम पड़ा? ये तो गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूम रहा है तो बाहर के साइड में धक्का लगेगा, अंदर के साइड में कौन खींच रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन निकल के आया। तो उस टाइम पे क्या था कि मैकेनिक्स यहां पर फंडामेंटल लेवल पे डेवलप हो गया था। कोई पत्थर जो है उसको प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है रोहित कुमार? ठीक है ना सब? तो क्या बात की चर्चा हो रही? तो मैकेनिक्स इतना डेवलप हो गया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? क्या होता है? अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, ये एक उस बॉडी के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन पर, जो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर या फिर वी ओमेगा। ये तीनों फॉर्मूले तुम लोग को अच्छे से याद थे, ये मेरे को समझ में आ रहा है। कौन यस बोला? आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू
वी ओमेगा। ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं? तीनों में से कोई भी चलेगा, पर सम में वही चलेगा जिसका गिवन है। तो ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं? एक्सेलरेशन के ही फॉर्मूले हैं, लेकिन बॉडी कौन सा मोशन कर रही है? आई बात समझ में? तो सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया था। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्विक। और आधे घंटे बाद बोलना चाहिए था। 8th के बच्चों को जो फॉर्मूला आता है वो तुम लोग को भी आता है। कांग्रेचुलेशन। फोर्स का फॉर्मूला, अब एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन का हो तो उसके आगे क्या लग गया? v स्क्वायर बाय ma फॉर्मूला है, m के आगे क्या लग गया? v स्क्वायर बाय। तो आपके पास में क्या निकल के आया? सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला। अभी ये पॉइंट पर ये जो फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला हर तरह के सर्कुलर मोशन के लिए है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। तो अब दूसरा लॉजिक ये पकड़ना है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो जितना फोर्स उसको बाहर लग रहा है उतना ही फोर्स अंदर खींचना चाहिए, तभी तो वो बराबर डिसिप्लिन से एक ही रेडियस मेंटेन करके गोल गोल घूमेगा ना। नहीं तो वो बाहर चला जाएगा, नहीं तो वो अंदर आ जाएगा। तो सर्कुलर मोशन करते हुए बॉडी बाहर भी नहीं जा रहा है, अंदर भी नहीं आ रहा है, तो बाहर के साइड में उसको जो फोर्स खींच रहा है इज इक्वल टू अंदर के साइड वाला फोर्स। तो बाहर के साइड वाला फोर्स का खानदानी फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला? mv स्क्वायर बाय। ये फॉर्मूला काहे का है? सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी का बाहर के साइड में जो धक्का लगता है उसका फॉर्मूला मिल गया। अभी हर बार अंदर के साइड में खींचने वाली फोर्स अलग होती है। अगर रस्सी में पत्थर बांध के गोल गोल घुमाया तो अंदर के साइड में कौन सी फोर्स खींचेगी? टेंशन इन द स्ट्रिंग। अगर एक गाड़ी टर्न मार रही है या सर्कुलर मोशन कर रही है तो बाहर के साइड में कुछ भी फोर्स लगेगा, अंदर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू के एन। मेरे को तो पढ़ के एग्जाम लिखना है तो मेरे को याद होना चाहिए ना, तुमको क्या जरूरत है? हमने तो फीस भरा है, हमको फॉर्मूला नहीं आएगा तो भी चलेगा। बराबर ना? बराबर ना? फीस भरने के बाद सब हो जाता है अपने आप पढ़ाई, है क्या? पढ़ने की जरूरत नहीं है। तक काना खाली देना बाजू। तो एफ के क्या है? म्यू के एन। तो अंदर के साइड में खींचने वाला फोर्स फ्रिक्शन, बाहर के साइड में हमेशा क्या रहेगा? mv स्क्वायर बाय आर। तो बाहर के साइड में mv स्क्वायर बाय आर, अंदर के साइड में जब यही पत्थर को रस्सी बांध के गोल गोल घुमा रहे तो बाहर के साइड में mv स्क्वायर बाय आर, अंदर के साइड में टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसका डिटेल फॉर्मूला आप 12th में पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स में। ठीक है? अभी क्वेश्चन ये निकल के आता है कि मून अगर अर्थ के अराउंड में गोल गोल घूम रहा है तो बाहर के साइड का फॉर्मूला, अंदर के साइड का क्या है? ठीक है? अगर अर्थ सन के अराउंड में घूम रहा है तो बाहर के साइड का फॉर्मूला, अंदर के साइड का क्या है? ये थी ग्रेविटेशन को ढूंढने की शुरुआत। आई बात समझ में? ठीक है? तो जोहानेस केपलर के जो केपलर लॉज आए थे वो और मैकेनिक्स, ये दोनों ने मिलकर ग्रेविटेशन को ढूंढने की स्पीड को बढ़ा दिया, उसकी जरूरत क्रिएट किया। उसकी जरूरत क्रिएट होने लगी कि कुछ तो भी ऐसा है कि जो एक मास को दूसरे मास से अट्रैक्ट करना चाहिए। ये फोर्स हमेशा कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव फोर्स होनी चाहिए।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स मिलने से पहले, ठीक है, जैसे तुमको अभी समझो कि ये झूठ है कि तुम्हारा पापा एक मोबाइल गिफ्ट करने वाले, तो वो मोबाइल तुमको कौन सा गिफ्ट करने वाले हैं ये तुमको बोलते हैं कि तुमको कौन सा चाहिए वो ढूंढो और बताओ, ये भी झूठ है। अभी तुमने क्या किया, एक मोबाइल अपने हिसाब से उसको क्या किया, ढूंढा, ठीक है, बहुत मेहनत से ढूंढा, उसमें रैम कितना है, मेमोरी कितना है, प्रोसेसर कितना है, दिखता कैसा है, कलर कौन सा है, ये सब ढूंढा। तो उसके बाद में ये भी झूठ है कि आपके पापा ने वो मोबाइल आपको, क्योंकि आपका काम वैसा है ही नहीं, बराबर। लेकिन वो मोबाइल आपके हाथ में आने से पहले क्या मालूम पड़ गया आपको, वो दिखेगा कैसा, उसका प्रोसेसर कितना, उसका रैम कितना, उसका मेमोरी कितना, अपना मेमोरी का पता नहीं, बराबर, यस और नो। तो क्या हो गया, क्या चीज हाथ में आने से पहले उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है। तो ग्रेविटेशन का लॉ बनने से पहले उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक्स गेस कर लिया कि ये है क्या मालूम नहीं, पर अगर होगा तो ऐसा होगा। आई बात समझ में। तो कैसा होगा, ऐसा होगा, कैसा, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 नाना चिटांग इकडे, every massive object in the universe experience gravitational force। क्या करता है वो, जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट है उसके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, एटम एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नहीं, ये बड़ी चीजों में लगता है, माइक्रोस्कोपिक में नहीं लगता है, मैक्रोस्कोपिक और हमारे जैसे बॉडी के बीच में, जैसे बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, ये दोनों के बीच में अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। एक का मास, मैं कुछ बोला नहीं, ये सब ऐसे तेरे दोस्त है, एक का मास, एक का मास, पर ये दोनों चिपकते क्यों, क्योंकि दिस इज वीकेस्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। दुनिया में जितनी भी फोर्स है ये उसमें क्या है, सबसे 10⁻⁻39 टाइम्स ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में 10⁻39 टाइम्स का डिफरेंस है। अगर एक 1 है तो दूसरी क्या है, 10 के आगे 38 जीरो। एक अगर 1 है तो दूसरी कितनी है, 10 के आगे 38 जीरो। आई बात समझ में। तो इट इज वीकेस्ट ऑफ द ऑल द फोर्सेस। तो अब ये दोनों जो बैठे हुए हैं, ये दोनों का बॉडी का जो बेंच के साथ फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उनको चिपका नहीं पा रहा। आई बात समझ में। तो इससे ये पता चला कि दुनिया में इतने हैवी हैवी मास है, प्लैनेट्स है, मून है, ये सब आपस में चिपकते क्यों नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होनी चाहिए। उस टाइम तक मैग्नेटिज्म सबको मालूम पड़ गया था, मैग्नेट कुछ होता है, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल रखा, उसके सामने ऐसा मैग्नेट रखा तो सब आके ऐसा चिपक गया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पकड़ नहीं पा रही। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिज्म से वीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्या पता चला कि अभी आप लोग जादू करते हैं, जादू ऐसा स्केल को ऐसा ऐसा रब करेगा, कागज लगाएगा, कागज चिपक जाता है। तो वो कागज चिपकता है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या पड़ गया, उसके आगे वीक पड़ गया। आई बात समझ में। तो क्या समझ में आता है इससे, क्या वो दुनिया का कोई भी फोर्स पकड़ो, ग्रेविटेशन उससे क्या है, वीक है।
10⁻⁻39 टाइम्स वीक है। ठीक है, अभी ये फोर्स किसके बीच में लगता है? ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है और दो मास के बीच में लगता है। फिर इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स विथ इनफाइनाइट रेंज। लड्डू इधर ध्यान दो, कौन सा रेंज? मतलब दुनिया आपको जो मालूम है वो और जो नहीं मालूम है, हर एक जगह पे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। मेरे पे जुपिटर का फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है और मैं जुपिटर को अट्रैक्ट कर रहा हूं। अरे कर रहा हूं, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट है? तो आपको क्या मिलेगा? अट्रैक्टिव फोर्स है, रेंज कैसा है? इनफाइनाइट। फोर्स का रीजन क्या होता है? खाली मास। अगर मास है तो फोर्स एग्जिस्ट करेगा, मास नहीं है तो फोर्स नहीं करेगा। इसीलिए माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, पकड़ते उसको कि नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरवीनिंग मीडियम। ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स वैक्यूम में, एयर में, पानी में काम नहीं करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक जगह पे काम करती, डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरवीनिंग मीडियम। ठीक है, ये सब उसका प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टी कम से कम रट्टा मार के जाने का है। आगे बढ़ो। अब यहां पे केपलर्स का लॉज आया। ठीक है, इसको जूम करो, ऊपर का नाम जाने दो। ये तुम्हारे जो मोबाइल में उसमें भी ऐसा ही दिख रहा है, वर्ड्स ओवरलैप हुए। ठीक है, तो अभी ये क्या है? केपलर का लॉ है। अब केपलर के लॉ को समझने से पहले थोड़ा एलिप्स को समझो। इस शेप को क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल शेप। अगर सर्कल है तो सर्कल का एक ही और फिक्स रेडियस होता है। एक ही होता है और क्या होता है? फिक्स रेडियस होता है, रेडियस चेंज होता नहीं है। पर एलिप्स में आप देख सकते हो एक बड़ा रेडियस है, एक छोटा रेडियस। बड़ा रेडियस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। छोटे वाले को सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो एक मेजर एक्सिस है, दूसरा माइनर एक्सिस है। अभी ये मेजर और माइनर एक्सिस यहां पर है और प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड में गोल गोल घूमता है। अब ये कैसा मालूम पड़ा? दिस वॉज प्योरली एन ऑब्जर्वेशन। उसने रोज रात को पोजीशन देखा कि क्या पोजीशन है और वो पोजीशन को नोट डाउन किया। वो नोट डाउन करने के बाद उसको क्या किया? एक पेपर पे सब पोजीशन को लिखा और उनको कनेक्ट किया, डॉट को। सब कनेक्ट करने पे शेप क्या बना? एलिप्स। किसका शेप बना? अश्विनी इधर ध्यान है, किस कौन सा शेप बना? सर बोले मेरे को तो खाली सर्कल मालूम है क्योंकि मैं तो सर्कल हूं। कौन सा शेप बना? आई बात समझ में? अब एलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। दो क्या होते हैं? फोकस। ये उसका सेंटर होता है, सेंटर जहां पे दोनों एक्सिस आके मिलते हैं। ये दोनों उसका क्या है? फोकस है। तो हमको क्या मिलता है? इसका ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर सन होगा। आप अगर सिंगुलर यूज करोगे तो वर्ड आता है फोकाई। ठीक है, क्या आता है? फोकाई। और आपका प्लूरल इज फोकस। तो नहीं, प्लूरल इज फोकाई, सिंगुलर इज फोकस। तो सन जो है वो किसी एक फोकस पे रहेगा, या तो इधर रहेगा या तो इधर रहेगा। 2 में से एक फोकस पे रहेगा और प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसा घूमेगा। तो ज्यादातर प्लैनेट जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और 1-2 किस में घूमते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, अभी यहां पर आपको 2 टर्म याद करने हैं जो आपको लगेंगे। ये पहला स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट आपने 10 से रट्टा मारा है, वही स्टेटमेंट है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इतना तो हो गया, एक मार्क तो हो गया।
तो अब यहां पर इसके आगे जो कुछ है वो देखने का। सेमी मेजर एक्सिस को कितना लिया है 2a, सेमी माइनर एक्सिस को कितना लिया है 2b, मेजर 2a है माइनर 2b, ऐसा अंधे कैसा बोलो मत। तो अभी क्या करने का इधर, यहां पर जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं पेरिलियन, क्या बोलते हैं, और जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं एपिलियन, क्या बोलते हैं। तो फारदेस्ट पॉइंट आपका P है, A है, और क्लोजेस्ट पॉइंट M और N है ना। M और N क्या है, क्लोज है सेंटर को, और P और A क्या है फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो अभी यहां पर आपको MN इसमें माइनर और दूसरा क्या है मेजर एक्सिस। तो आपको ये दोनों सबका वैल्यू दिया। अब इसी के ऊपर हमको आगे, मोबाइल किसका है, क्लास में कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा। तो अभी इधर क्या करना है, चालू करो, आगे चलो, आगे चलो। क्लास में मोबाइल फोन यूज नहीं करने का, खाली गरीब फिजिक्स की टीचर लोग को अलाउड है। चलो जूम करो। अभी ध्यान दो, ये 10th के ऐसा खाली स्टेटमेंट रट्टा नहीं मारने का। तो अभी ये क्या बोलता है सेकंड लॉ। अब ये सेकंड लॉ को डिटेल में आपको समझना भी है और प्रूव भी करना है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी किसको बोलेंगे, एरिया कवर करने की वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, याद आया ना, पिछले जन्म की बात थी ये, बहुत जन्मों पहले मैंने लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला याद किया था। आज कई जन्म बीत गए, किसी ने पूछ लिया तो इतने जन्मों की बात कैसे याद, पर तुम लोग को याद है, दिल से पढ़ा था तुमने। तुम्हारा दिल भी खड्डे में है, दिमाग तो और खड्डे में जा चुका है। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता नहीं, वो आधा घंटा लगा रहे हो। वेलोसिटी इज, अभी कौन बात कर रहा है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूले का मतलब यह है कि कुछ टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। क्या कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, है ना। कुछ गिवन टाइम के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई बॉडी बहुत बड़ी, ऐसे एक पॉइंट है, वो अगर ऐसा ट्रैवल करके जाएगा स्ट्रेट लाइन में, तो वो क्या कवर कर रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट, कितने देर में, कुछ टाइम में। पर अगर इतनी बड़ी बॉडी है, अब यहां पे प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो कितने बड़े होते हैं, अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। अब इतना बड़ा अर्थ अगर मोशन करके ऐसा जा रहा है, तो वो एरिया कवर करेगा। क्या कवर करेगा, वो लेंथ नहीं कवर करेगा, वो बड़ा एरिया कवर करता है। क्या करता है, इट कवर्स बिग एरिया। तो जो वो कवर करेगा और उसमें उसको जो टाइम लगाएगा, उससे जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे एरियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एरिया को कवर करने वाली वेलोसिटी। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाली। अब क्या आ गया, एरियल वेलोसिटी, यानी एरिया को कवर करने वाली वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है क्या, बिना समझे पढ़ने का नहीं। तो अभी उसके बारे में क्या बोलता है, लाइन दैट जॉइंट्स अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या बोलता है, सन को और प्लैनेट को जो लाइन ज्वाइन करती है, वो लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप करती है। वो क्या करती है, तुम लोग का ज्ञान छलक के इधर तक आ रहा है, थोड़ा कंट्रोल करो। तो क्या हो रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब आपको इधर क्या हो रहा है, ये लाइन किसको पकड़ोगे, ये आपका सन और इधर है कहीं प्लैनेट। ये प्लैनेट का क्या है, डायमीटर है, समझ, ठीक है।
तो ये डायमीटर और ये लाइन, ब्यूटीफुल डायग्राम, ब्यूटीफुल, क्या स्ट्रेट लाइन है नो? यस और नो? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है? वो इक्वल एरिया स्वीप कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ में आया? मतलब अगर उसका जो एरिया, अगर हम लोग इसको पकड़े कि ये समझो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 मिनट तक ऐसा ट्रेवल करेगा तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेवल करेगा। कितना समझो? अब अगला 5 मिनट जब ट्रेवल करेगा तो वापस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेवल करेगा, अगला 5 मिनट जाएगा वापस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रेवल करेगा। मतलब उसके बोलने का मतलब क्या है? एक फिक्स इक्वल टाइम में इक्वल एरियल वेलोसिटी कवर हो रही, इक्वल एरियल वेलोसिटी क्या हो रही है? ना ज्यादा ना। समझ में आई बात? तो इट कवर्स इक्वल एरियल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल एरियल वेलोसिटी कवर हो रही है, ऐसा कौन बोलता है? फर्स्ट लॉ। The line that joins a planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time. या फिर आप इसको बोल सकते हो the aerial velocity remains constant. क्या बोलोगे? Aerial velocity remains constant. ये लॉ है। अब ये लॉ को यहां पर क्या करना है हमको? खाने की चीज नहीं है ना, खाने का नहीं है, इसलिए क्या करने का है? प्रूव करने का है। क्या करने का है? तो प्रूव करने का है। तो अभी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे ये जो शेप बन रहा है, इस साइड का भी शेप देखो, उस साइड का भी शेप देखो, ये शेप एक लंबा ट्रायंगल है और ये शेप आपका क्या है? एक छोटा ट्रायंगल है। इसका हाइट ज्यादा है, इसका बेस कम है, इसका हाइट कम है, बेस। तो अगर वो इक्वल एरिया कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये एरिया जो पूरा ये वाला एरिया है, इट शुड बी इक्वल टू दिस एरिया। ये दोनों एरिया क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो अब ये शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगल है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? और यहां पर क्या है? डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। तो अब ट्रायंगल है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ बेस इनटू एरिया निकालनी है तो हाफ बेस इनटू। तो अब इसमें ये जो है वो रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस हाइट का काम करेगा। बेस ये है तो बेस एक तरह का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो इधर से इधर तक गया वो ऑलमोस्ट। यस और नो? तो अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो टाइम का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू। तो अभी वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे तो आपको इधर क्या मिलेगा? ये डिस्प्लेसमेंट। ये है आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ बेस, सॉरी हाफ हाइट इनटू बेस। पर बेस इधर क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। आया बात समझ में? आई क्या नहीं आई? तो ये जो बेस है उसके जगह पे क्या आ गया? प्लैनेट की वेलोसिटी इनटू टाइम। जाने दो आगे। बस आराम से। तो अभी क्या हुआ? आपको अभी तक मिला हाफ बेस इनटू, तो एरियल वेलोसिटी यानी डेल्टा ए, एरिया जो उसने कवर किया वो आपका क्या हुआ? हाफ बेस, या पहले हाइट ले लो तो आर ये इनटू बेस क्या है? आपका वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू। अब ये डेल्टा टी को इधर लाया तो ये क्या हो गया? डेल्टा ए अपॉन डेल्टा। तो आपका ये स्टेप आया हाफ रेडियस इनटू वेलोसिटी। क्या आया? हाफ रेडियस इनटू वेलोसिटी। अभी ये हाफ रेडियस इनटू वेलोसिटी जो आपके पास आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग मोमेंटम में कन्वर्ट करने को देखेंगे।
तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है ना लीनियर मोमेंटम का, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो अभी यहां पर वेलोसिटी की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, लीनियर मोमेंटम अपॉन मास, लीनियर मोमेंटम अपॉन, तो वेलोसिटी की जगह आया लीनियर मोमेंटम अपॉन मास अपॉन, तो अब ये अगर देखें इतना, ये क्या है लीनियर मोमेंटम, ये क्या है लेंथ, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस और लेंथ। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अभी मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, इंटू रेडियस। तो अभी इधर मोमेंटम इंटू रेडियस क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम L, क्या हो गया, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू हाफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन M, हाफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन, इसी देखो जरा, हाफ एंगुलर मोमेंटम अपॉन M, आई बात समझ में। तो केस क्या हुआ यहां पे, फटाफट एक बार वापस देखो, पहले हम लोगों ने ऊपर क्या निकाला, एरिया क्या होती है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, बेस आपका होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, दैट इज डायमीटर जो उसने ट्रेवल किया, और आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, तो आर इंटू वी डेल्टा टी। अभी यहां पर क्या हो गया, डेल्टा टी इधर लाया तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी विच इज हाफ आर इंटू वी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम, इसको क्या किया, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय एम एंड डिवाइड बाय एम, पर ऊपर का मास इंटू वेलोसिटी क्या हो गया, पी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, पी, लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा ना, तो इधर क्या आ गया पी, लेकिन पी इंटू आर क्या होता है, एल, एंगुलर मोमेंटम, तो इधर क्या आ जाएगा एल, तो एल हो गया आर बार क्रॉस पी बार, तो क्या आएगा आर बार क्रॉस, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी हो गया हाफ एल अपॉन एम, ये क्या हो गया, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां पर भी फॉर्मूले में डिवाइड बाय टाइम है, क्या है, डिवाइड बाय टाइम है, पर ये जो डिवाइड बाय टाइम है उसमें ऊपर क्या है, एरिया है ना, ऊपर है एरिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी, पर अगर एरिया कवर करने की वेलोसिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी। तो आपके पास इधर क्या आया, एरियल वेलोसिटी, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ एल बाय एम। तो अभी हाफ कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है कि नहीं, नंबर है ना वो, एम मास ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट है। अब उसका एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये चीज आप पढ़ोगे कि एंगुलर मोमेंटम कोई भी बॉडी का होता है, जब वो बॉडी गोल गोल घूमती है तो वो क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके बैंक अकाउंट में सुबह समझो 10,000 रुपया है किसी के अकाउंट में, और उसमें दिन भर में पैसा आया और पैसा गया, पर शाम को वापस से कितना है, 10,000 ही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट इज रिमेन्स कंजर्व, अमाउंट रिमेन्स कंजर्व। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन के टाइम पे हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो एमवीआर का वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हाफ भी फिक्स, एम भी फिक्स और एल भी, इसका मतलब अगर इस साइड का सब कुछ फिक्स है तो ये भी क्या है, फिक्स है, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अगर ईवीएम फिक्स है तो इलेक्शन फिक्स है,
आई बात समझ में? इतना अच्छे से समझाए, ठीक है? तुम लोग इतना जल्दी समझ में आए, लोग अभी तक नहीं समझ में आ रहे। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ एल बाय, चलो आगे। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा एम, वो जो आगे बोला है वो क्या बोलता है? इट इज कांस्टेंट। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ एरियाज। तो लॉ ऑफ एरिया क्या पढ़ा था इसका स्टेटमेंट हमने? इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो इक्वल एरिया कवर करता है, फिक्स करता है ना। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी क्या है? इक्वल एरिया, गिवन एरिया इन गिवन टाइम। और ये पूरा का पूरा क्या मिला? कांस्टेंट। इसका मतलब वो क्या करता है? कांस्टेंट एरिया कवर करता है। और इसका मतलब एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एरियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसके सामने जो कुछ मिला है इक्वल टू करके, वो सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? ठीक है दोस्ती यारी बात नहीं, पहले फिजिक्स देखो। तो एल क्या है? कांस्टेंट। 2m तो कांस्टेंट ही है। तो आपको क्या मिला है कि अगर राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब एरियल वेलोसिटी यानी प्लैनेट का घूमने का वेलोसिटी क्या है? इसीलिए प्लैनेट एक फिक्स टाइम में एक राउंड मारता है। यानी अगर अर्थ का 1 ईयर 365.25 डेज में होता है तो क्यों होता है? क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो वो एक राउंड मार के इधर से इधर निकल के आता है वो एक फिक्स टाइम में निकल के आता। रात्री किती मिरती मोबाईल चालवते मलाच माहिती आहे। सगळं ऍप बघावं लागतं, स्टेटस टाकावं लागतं, सगळ्यांचं स्टेटस बघावं लागतं। किती जबाबदारी बाबा। मोबाईल बंद झालाय या दुःखात तू रडते। आया समझ में? एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। चलो आगे। तो कोई भी चीज को लेके एंटरटेनमेंट कर ले, बॉटल खेल रहे, पानी खेल ले, किसी तरह भी एंटरटेनमेंट कर। आगे चलो। अब केपलर का थर्ड लॉ, इधर केपलर का क्या है? तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? पॉज करो जरा। ये लोग किस चीज में इतना मेहनत कर रहे हैं नीचे? क्या है उधर? अभी कौन सा है? थर्ड लॉ। क्या है? थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। क्या? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। हाँ, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बाय अ प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड। क्या? एक राउंड मारने को कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम जो लगेगा इट इज उसको स्क्वायर करने का। क्या करने का? क्या करने का? स्क्वायर करेगा ना, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब टाइम्स। क्या? ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। दो एक्सिस है ना, दो रेडियस है, एक बड़ा एक छोटा। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब टाइम्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। किधर से आया? स्टेटमेंट है, बाद में उसको लॉ देखेंगे। आई बात समझ में? स्टेटमेंट ऐसा ही ले लेने का, अभी उसका प्रूफ जो है वो आगे। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या फिर आप ऐसा बोलोगे टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज अ कांस्टेंट। क्या है ये? ये थर्ड लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूटन का लॉ का फॉर्मूला क्या है? न्यूटन का लॉ का फॉर्मूला क्या है? तुम लोग को कोई डूब मरने के लिए पानी भी नहीं देगा, वो भी वेस्ट हो जाएगा। 10th में न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं? और इधर भी पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन में क्या फॉर्मूला था? क्या?
जिसको बोलने का हाथ उठाओ। अभी कोई नहीं बोलेगा, सब मिलके सारे गामा गा रहे थे। कौन बता रहा है फॉर्मूला? तुझा अभ्यास एकदम बंडल झालाय। ग्रेविटेशनल लॉ फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला बोलो। अपन तो ये भी नहीं आ रहा है तुम लोगों, तो कभी बोल लोगे? इसमें जो जी का वैल्यू है ना, कैपिटल जी, इधर कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये इस लॉ से निकल के आता। इसलिए ये थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट। ये टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और बाद में टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट कौन सा है? ये कांस्टेंट वही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो आगे। तो केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो आगे। क्या हुआ? क्या मारा है? किसका फोन? तो तुमको इधर दिख रहा है ना? फोन पे कम ध्यान दो, पढ़ाई पे ज्यादा दो। धीरे धीरे चलाओ, जल्दी मत करो। आगे पीछे चलो, पीछे वाले में। क्या कर रहा है? जो खुल गया उसको भी बंद कर। अपने आप होएगा क्या वो? तुम जितने बार करना चाहिए उतने बार करके छोड़ दो, बस हो गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इधर क्यूब ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड, नहीं तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, खाली स्टेटमेंट है वो। नेम द फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द, तो देखो बहुत सारी फोर्स होती है जो दो बॉडीज के बीच के सेंट्रल लाइन के ऊपर कनेक्ट करती है। तो आपका अभी हमने क्या देखा? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक बॉडी है ये और दूसरा बॉडी है ये दोनों बॉडी का सेंटर को ये लाइन क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है, बराबर। तो सेंटर को कनेक्ट करने वाली लाइन के अलोंग जो फोर्स एक्ट करता है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब आदमी आ रहा है जा रहा है वो देखने का, उसके बाद नाखून देखने का, लेकिन जहां पे देखने गए वो छोड़ के सब देखो। तो सेंट्रल लाइन ये जो दोनों को ज्वाइन करती है, वो सेंट्रल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी ऐसी फोर्स है जो सेंट्रल लाइन के बीच में चलती है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको वापस मिलेगा। किसमें? तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। चलो आगे, ये सम्स के टाइम देखेंगे। चलो चलो आगे चलो। हाँ, यहाँ पे अभी आपका न्यूटन्स लॉ पिक्चर में आया। तो देखो अभी हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले देखे थे। कौन सा एक्सेलरेशन? जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका 3 फॉर्मूला, आर ओमेगा स्क्वायर, वी ओमेगा और वी स्क्वायर बाय आर। ये 3 फॉर्मूले एक बॉडी के हैं जब वो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। ये तीनों फॉर्मूले उसके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले। किसके? व्हेन द बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो उसमें से ये फॉर्मूला इधर लिया है। इधर ओमेगा बराबर टाइप नहीं हुआ है, इधर भी नहीं हुआ है, तो ये सब जो बॉक्स है वो ओमेगा है। क्या है? ओमेगा। ठीक है।
अभी यहां पर क्या बोल रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ में आपका एक मून अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, तो अब यहां पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन लॉ को, और वो उसी तरीके से निकाल रहे हैं जो तरीके से मैंने बताया था आपको। तो क्वेश्चन क्या है कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, पर मून जो अर्थ के अराउंड में घूम रहा है, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो यहां पर हम इसको क्या बोलेंगे? mr ओमेगा स्क्वायर। ए की जगह क्या डाला? आर ओमेगा स्क्वायर। ये आर ओमेगा स्क्वायर इधर डाल दिया, क्योंकि ए क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? mr ओमेगा स्क्वायर। अभी ओमेगा क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? गोल गोल घूमने का वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? जहां पर बॉडी एंगल में डिस्प्लेसमेंट करता है। किसमें? गोल गोल घूमेगा तो किसमें डिस्प्लेसमेंट करेगा? एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको? समझ में आया? तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। नॉर्मल वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है? आज बताओगे? तो जब बॉडी गोल गोल घूम रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सरकमफ्रेंस ऑफ द, तो उसको हम क्या लेंगे एंगल में? 2 पाई। कितना लेंगे? तो 2 पाई उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ एंगल में। कितना हुआ? उसको जो टाइम लगा उसको हम क्या लेंगे? 2 पाई अपॉन टी। कपूर साहब, 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला आएगा 2 पाई अपॉन टी। अब ये ओमेगा का वैल्यू इसमें डाल दिया, तो ये क्या हो गया? A इज इक्वल टू आर 2 पाई बाय टी। तो इधर क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन, ये ए का फॉर्मूला है। ये ए का फॉर्मूला उठा के इधर डालेंगे। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखो, ए का फॉर्मूला क्या आया? आर ओमेगा स्क्वायर, है ना? ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है? 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, बराबर। तो आर इज डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। मून एंड अर्थ के बीच तुम लोग को कौन सा समान इतनी देर से अभी तक खत्म नहीं हुआ रखे? एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी जब वापस से पढ़ाने के टाइम में तुम लोग को समान रख रहे हो बैठ के आधे घंटे से। तो आर डिस्टेंस बिटवीन सन मून एंड अर्थ, उसका वैल्यू कितना है? ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज 3,84,000 किलोमीटर। कितना? इसको लिखा है 3.85 इंटू 10⁵। ठीक है, ये मेरा मॉर्निंग वॉक है, सुबह ठंडा रहता है ना मून पे। तो 3.85 इंटू 10⁵। अब इधर क्या डालेगा? ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁵ से करके, समझा गया? फिर इधर क्या आया? 4 पाई स्क्वायर और नीचे टाइम। टाइम किसका? मून का, अर्थ का एक राउंड मारने का टाइम। तो मून अर्थ का एक राउंड 27.3 डेज में मारता है। कितना? और फिर एक डे में 24 आवर, एक आवर में और एक मिनट में। बस तुम जैसे ही बच्चे तो चाहिए थे। पूरी दुनिया तुमको ढूंढ रही है, मालूम है तुमको? डूब मरो जाके। ठीक है, तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो कैलकुलेशन निकल के आता है
वो क्या आया 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये वो एक्सेलरेशन है जो एक्सेलरेशन मून को अर्थ की तरफ खींच रहा है। मून अर्थ के अराउंड में क्या कर रहा है? रोटेशन उसको नहीं बोलते, उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन अपने जगह पे गोल गोल घूमेगा ना, उसको रोटेशन बोलते हैं। तुम लोग का स्कूल बंद नहीं हुआ अभी तक, यहां से पढ़ के आए? रेवोल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी वो रेवोल्यूशन करने में उसको बाहर के साइड धक्का लगेगा, तो अंदर के साइड में खींचने वाला कुछ होना नहीं, तो मून किधर जाएगा? चंदा मामा दूर जाएगा। जाता है क्या? मतलब अंदर के साइड में कुछ खींच रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो अंदर के साइड का क्या मिला? अंदर के साइड में खींचने का क्या मिला? एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? वो फोर्स वो आया जो उसको अंदर खींच रहा है। और यही है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और मून के बीच में काम कर रहा है। पर ये जो फोर्स हमने निकाला, ये हमने निकाला मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। तो इसका मतलब हमको हर सर्कुलर मोशन के टाइम पे ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या? इस फॉर्मूले में मास है क्या? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मास से बनी है तो फॉर्मूले में मास होना, वड़ा पाव में वड़ा होना चाहिए। पर देर इज नो वड़ा इन वड़ा पाव। दिस इज स्कैंडल, स्कैम। एक को मारेगा ना, सबका भूख खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूले में एक्सेलरेशन आया विच इज आर ओमेगा स्क्वायर। पर इस आर ओमेगा स्क्वायर को मास से, हम अभी तक इसमें मास नहीं था, हम मास से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया और रेगुलर फोर्स के फॉर्मूले से मिला F इज इक्वल टू ma। पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यहां पे नहीं आया, लेकिन एक्सेलरेशन मिल गया। इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, पहले वो देखते हैं थोड़ा, ये और थोड़ा अपने को बात समझ में आनी चाहिए। इसका वैल्यू है 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट। एस के ऊपर अगर 2 रखा है तो वो स्क्वायर होता है। इतने जानकार बच्चों की पूरी दुनिया को जरूरत है। IBM, गूगल सब ढूंढ रहा है, कहाँ है वो बच्चा। मैं इसको हायर करना चाहता हूँ 4 करोड़ रुपया महीने का पैकेज देके। आरती की थाली लेके खड़ा है CEO तेरे लिए, चल जल्दी। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। चित्रकला बंद करो, यहां ध्यान दो सत्यम। 0.0027 मीटर, क्या ये? मीटर। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूं तो ये हो जाएगा 0.27, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 2.7 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2.7 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है अगर इसको लिखा जाए थोड़े बदतमीजी से? मतलब कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए ढूंढ लो, कुछ नहीं मिले तो ऐसा ऐसा कलर करो, उसके बाद बेशर्म के जैसा हंसो। ये हंसने की बात नहीं है, शर्म करने की बात है। समझ में आया बात? इस पे शर्म करना चाहिए। लॉजिक क्लियर हुआ? ला निकल। इसका मतलब क्या है? 2.7
7 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा बदतमीजी से लिखे तो इसका मतलब है 2.7 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि मून अर्थ की तरफ और अर्थ मून की तरफ 2.7 मिलीमीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ जा रहा है। ये तो सालों से हो रहा होगा, पर अभी तक थोड़ा भी पास में आया क्या? तो क्यों नहीं आया? समझ में आया क्या? 2.7 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या है उसके पास? तो अर्थ मून की तरफ या मून अर्थ की तरफ गया क्या? ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन ये है, आप अगर अर्थ के ऊपर जंप मारो तो आप अर्थ पर वापस गिरते हो या अर्थ आपकी तरफ आता है? दोनों एक दूसरे के साइड में जाते हैं। यानी आप जब ऊपर जंप मारते हो तो अर्थ भी उठ के आपकी तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है? तो अभी ये चीज को हमको निकालना है, इसको समझना है। तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं है? मून अर्थ की तरफ क्यों नहीं आया? हमने जंप मारा तो अर्थ उठ के हमारी तरफ अगर आता है, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो फिर वो डिफरेंस दिखा क्यों नहीं इतने साल? तो उस बात को समझेंगे। F is equal to ma, therefore A is equal to F by m। अभी जब हम जंप मारते हैं तो हम अर्थ के ऊपर जितना फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स। आई बात समझ में? तो फोर्स दोनों केस में कांस्टेंट है। पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, किसका? अर्थ का, मेरे साइड में, तो अर्थ का एक्सेलरेशन मेरे साइड में निकालने के लिए मुझे इसको अर्थ के मास से डिवाइड करना। तो जो फोर्स मैंने ऐसा जंप मारा और एक्शन किया, एक्शन का जो रिएक्शन आया, वो जो फोर्स है, उस फोर्स को जब अर्थ से डिवाइड करें, अर्थ के मास से डिवाइड करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन आता है वो बहुत ही ज्यादा कम आता है। अर्थ का मास कितना है? हमने फोर्स लगाया समझो 2 न्यूटन का, समझो कितना है? और अर्थ का वजन रफली है 6 × 10⁻24 kg, एग्जैक्ट है 5.98 × 10⁻24 kg। अभी इसको अगर खेलोगे आपस में तो खेलने के बाद मिलेगा 0.333334 कर दो, और ऊपर गया 10⁻⁻24। ये ऊपर जाएगा तो कितना कम हो गया? कितना हो गया? ये 0.10। ये तो 24 0 लगाओ, 22 0 लगाओ, सॉरी, क्योंकि 34 भी लिखना है ना। इतना कम एक्सेलरेशन है किसका? अर्थ का। किधर? हमारी तरफ जब हमने ऐसा जंप मारा, और उतना ही एक्सेलरेशन, उससे कई ज्यादा एक्सेलरेशन उल्टा मिलेगा जब हम अपना वजन निकालेंगे। तो H ले लेते हैं फॉर अ मैन, F अपॉन मास ऑफ द मैन। तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि ज्यादा लाड़ पे आ रहे हो? किसका जूते का आवाज है? मास ऑफ द मैन। अब आदमी का वजन कितना है? मास बहुत कम, वेट नहीं है, मास। मास से अगर डिवाइड करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? बहुत ज्यादा है। तो अर्थ हमको ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहा है, और अर्थ को हम बहुत कम एक्सेलरेशन से ऊपर खींच रहे हैं।
उतने में होता क्या है कि जब तक अर्थ के ऊपर कुछ बहुत दूर तक असर भी करे उससे पहले हम नीचे पहुंच चुके होते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए मून आज तक अर्थ के पास आया। समझ में आई बात? तो आपको इधर क्या मिला? ये एक्सेलरेशन मिला। क्या मिला? ये जो एक्सेलरेशन आपको मिला, इस एक्सेलरेशन को हमको फोर्स में कन्वर्ट करने का है। ये कौन सा एक्सेलरेशन? अभी हमने क्या समझा? मून किधर घूम रहा है? अर्थ के अराउंड में। तो बाहर के साइड में उसको धक्का लगता है, ये कंफर्म है। अंदर के साइड में जो उसको अर्थ खींच रहा है वो खींचने वाला एक्सेलरेशन है। क्या ये? जिसको मास से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? फोर्स, जो इसको अंदर खींच रहा है। चलो आगे। तो अभी देखो, यहां पर जो मैंने आपको बताया वो लोगों ने नीचे किया था, पर साहब ने इसको अभी ओपन ही नहीं किया था, अभी कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन है वो कितना? 9.8। पर मून का एक्सेलरेशन कितना है? 0.00। तो कितने का फर्क है? 3600 टाइम्स का फर्क है। कितना? ठीक है। ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो मून जो है अर्थ से कितना है? 3,84,000 किलोमीटर है। वो आगे का 1 किलोमीटर में मेरा बंगला है उधर। तो 3.84 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। अब ये अर्थ का क्या है? रेडियस है। इसको 6,400 पकड़ते हैं। कितना है? 6378। क्योंकि अर्थ के अंदर का साइड का जो मेरा बंगले का जगह था वो मैंने रोड में दे दिया। ठीक है, 22 किलोमीटर। समझ में आया? तो फर्क, बकवास करने को बोलो, एक फॉर्मूला नहीं आता है, बकवास मिल नहीं जाएगा। कितने का फर्क है? ध्यान से देखो, कितने का फर्क है? 60 टाइम्स। इधर फर्क कितना है? 3600 टाइम्स। आगे चलो, यहीं से हम उस फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं। किधर से? न्यूटन का फॉर्मूला। देखो उधर, इधर। तो अभी ये जो फर्क हमको मिला है, ये फर्क को हमने क्या देखा? एक कितना है? 60, और उसका स्क्वायर करने के टाइम क्या आया? आ रही बात समझ में? 60 का स्क्वायर कितना होता है? तुम लोग हंसी कंट्रोल में नहीं आ रहे। 3600 टाइम्स है। मतलब एक्सेलरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस का अगर रेशो लिया तो आया 60। दोनों के एक्सेलरेशन का अगर रेशो लिया तो आया 3600। मतलब अगर डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। यस और नो? डिस्टेंस का अगर स्क्वायर किया तो क्या मिला? तो फॉर्मूला क्या बना? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। वो क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये F इज इक्वल टू ma में एक ही जगह पे हम क्या ले सकते हैं? अगर वापस आवाज आया ना तेरा, F इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वायर। ये एक ही जगह क्या लिया? 1/। समझ में आया क्या बात? तो F इज प्रोपोर्शनल बाय m/। अभी ये जो फॉर्मूला आया
सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक ने एक्शन किया तो दूसरे का क्या आएगा? तो दूसरे बॉडी क्या आ जाएगा पिक्चर में? यानी अर्थ और मून है, तो आपने अगर बॉडी मून को पकड़ा है, अभी सब कुछ किसका किया है? मून का। तो मून खाली अकेला फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगा, अर्थ भी करेगा। तो अब दूसरा भी केस पिक्चर में आता है, वो क्या होता है? F इज प्रोपोर्शनल टू m, मास ऑफ द अर्थ। आगे चलो, मास ऑफ द, चलो, तो अभी दोनों फोर्स इक्वल है, वो क्या बोलता है? एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब आपको क्या मिला? F इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। आई बात समझ में? तो अभी यहां तक आपका ये क्या बना? लॉ बना। कौन सा? न्यूटन का लॉ। ठीक है, तो न्यूटन के लॉ का रेशो कैसा निकाला? पहले मून को अर्थ के अराउंड में गोल गोल घुमाया, मून के अराउंड में घुमाने के बाद में उनके एक्सेलरेशन का क्या किया? रेशो लिया। फिर क्या किया? उनके डिस्टेंस का रेशो लिया। तो रेशो को देखकर समझ में आया एक दूसरे का स्क्वायर टाइम्स है। एक दूसरे का क्या है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर्मूला क्या मिला? A इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या आया? उसको यूज किया F इज इक्वल टू mm में। किसमें यूज किया? तो बना F इज प्रोपोर्शनल टू m/r²। अभी एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट। जो मून के ऊपर अर्थ ने एक्सर्ट किया वही मून अर्थ के भी एक्सर्ट, तो मास ऑफ अर्थ भी आ गया पिक्चर में। तो अब ये हो गया F इज प्रोपोर्शनल टू mm/r²। अब यहां पर इसके आगे, यहां जाने से पहले यहां पर छोटी सी चीज देखो। क्या देखोगे? मास ऑफ अ एलिफेंट, दूसरा वापस मास ऑफ अनदर एलिफेंट। एलिफेंट 1, एलिफेंट 2। एलिफेंट का नियर अबाउट वजन होता है 1000 किलो। ठीक है, मेरे बार का साइज है वो, जिम में मारता है ना मैं। कितना? 1000 किलो। जब मैं नेचर हंटिंग में जाता हूं तो वहां पे जिम नहीं रहता है, तो मैं हाथी को ही उठा लेता हूं। कोई जितना बजाए उतना ही बजा करो, जो खत्म हो चुका है। अब इधर ध्यान दो। अब ये 2 हाथी है और मैं जो बना रहा हूं वो हाथी है। ये भी एक हाथी है और ये भी एक। दोनों हाथी 1000 किलो के, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो डिस्टेंस ले लेंगे 1² फॉर्मूले के हिसाब से। एक हाथी का वजन 1000 किलो और दूसरे का भी 1000 किलो। आंसर कितना आया? दोनों के बीच का डिस्टेंस 1, तो 1 का स्क्वायर भी। तो अभी दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना हुआ? 10⁶ न्यूटन। ये फॉर्मूले के हिसाब से प्रोपोर्शनल लगेगा। बराबर? आई बात समझ में? अभी ये समझेंगे ये कितना है? 10⁶ न्यूटन, मतलब 1 मिलियन न्यूटन, मतलब 10 लाख न्यूटन। क्या है? 10 लाख। तो 10 लाख न्यूटन अगर 2 बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? 2 बॉडी के बीच में फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है? 2 बॉडी के बीच में। कितना लग रहा है? 10 लाख। 10 लाख। कितना लग रहा है? 10 लाख। धोपे ला लेगड़े 10 लाख। आई बात समझ में? तो पहले समझो 1 न्यूटन कितना होता है? कितना होता है? क्या कितना होता है? क्या कितना होता है? 1 न्यूटन कितना होता है उसका फटका अभी हम लोग मार के देखेंगे। तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 किलो का कोई सामान लो। ठीक है,
उससे 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यानी 1 मीटर सेट करो। कितना कितना 1 मीटर। उसको इतना जोर से फटका मारो। कितना जोर से, कितना जोर से फटका मारो, इतना जोर से फटका मारो क्या 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड के अंदर, कितनी देर में, 1 सेकेंड में 1 मीटर क्रॉस करना मांगता है। 1 सेकेंड में कितना करना मांगता है, 1 न्यूटन, 1 केजी 1 मीटर 1 सेकेंड। समझ में आ गया? 1 केजी का ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में क्रॉस करेगा। जो फटका मारा वो कितना है? क्लियर है सबको? एनी डाउट, एनीवन? तो अभी 10 लाख न्यूटन कितना रहेगा? आई बात समझ में? कपूर साहब कितना रहेगा? बहुत ज्यादा रहेगा ना। अभी 2 हाथी के बीच में 10 लाख न्यूटन का क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। लेकिन कभी देखा है 2 हाथी 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़े कभी एक दूसरे को चिपक गए? 5-5 हजार किलो, 10-10 हजार किलो, 20-20 हजार किलो का बिल्डिंग होता है, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर तो नहीं होता है, पर अगर डिस्टेंस भी ठीक ठाक है तो भी कभी कोई बिल्डिंग होती है कि आज चलो इधर का खिड़की उधर जा रहा है। देखा ऐसा कुछ? इसका मतलब इस फोर्स के अंदर कुछ तो भी ऐसा है जो इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा गिरा देता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वो दुनिया की सबसे वीकेस्ट फोर्स प्रूव हो गई है। दिखती है ना आंख से, कोई भी चीज को ऐसा उठा लेंगे उड़ जाती है। मैग्नेटिज्म उससे ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब वो सबसे वीक फोर्स है। लेकिन जब इतने हैवी हैवी मास एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, इसके बाद भी वो एक दूसरे के पास में आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कुछ तो भी उनको वीक करने वाला है। इधर से ये पप्पू निकल के आया जी, यूनिवर्सल। पूरे दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स का को कम करने वाला ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कोई भी चीज के बीच में जो फोर्स लगता है उसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये डिसाइड करती है कि ये फोर्स कितना पावरफुल रहेगा। तो अगर 2 चीज के बीच में जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो फोर्स भी क्या है? आई बात समझ में? यस और नो? तो अब बाद में आगे चलो, कैलकुलेशन करके निकाला तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कितना मिला? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये बीच में वेक्टर फॉर्म किधर से घुसेड़ दिया? अभी वो आगे आएगा लगता है, तो अब इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो G का वैल्यू बाद में कैलकुलेट किया तो कितना आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये क्या मिला? कैपिटल जी का और ये गद्दार था। ये क्या था? ये फोर्स को बहुत कम कर देता है। ठीक है। अब यहां पे क्या है? यहां पर वेक्टर फॉर्म है। क्या है? मतलब ये फॉर्मूले को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने का है। क्या करने का है? तो अभी यहां पे लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लिया? Z Y X, अपनी मर्जी से नाम डाल दिया लोग। ठीक है, XYZ किसी को भी ले लिया चलेगा। क्या दुख है तेरी जिंदगी में? तो क्यों आत्महत्या करना चाहते?
मैं तेरे को मारेगा तो यही बोलेगा उसने आत्महत्या किया। रिकॉर्ड पे हो रहा है, देखो इधर। कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन क्या है? ओ। यहां पर आपके पास दो बॉडी है, एक का मास m1, दूसरे बॉडी का मास m2। ओरिजिन से पहले मास का डिस्टेंस क्या लिया है? r1 बार। मतलब ये डायरेक्शन भी बता रहा है और वैल्यू भी बता रहा है कि कितना दूर है। इकड़े। और दूसरा मास कितना है? m2, उसका डिस्टेंस कितना है? r2 बार। अभी क्या बोल रहा है कि अगर m1 ओरिजिन से r1 है, m2 r2 से, सॉरी m2 ओरिजिन से r2 है, तो m1 m2 से कितना दूर है? तो आपको इधर क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगता है इसको देख के क्या लगा इधर? देखो तुम लोग में से कोई जिंदा है कि मर गया सब एंट्रेंस के नाम पे? ये क्या है? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर। पहला वाला अगर r1 बार और ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर दिया है, तो बीच का वेक्टर क्या आएगा? r21 बार। r1 बार पहला जहां खत्म हुआ वहां से शुरू हुआ, r21 बार, और ये r2 बार। तो हम क्या लिखेंगे इधर? ये लिखेंगे। पहला स्टेप आएगा r1 बार प्लस r21 बार इज इक्वल टू r2 बार। तो देयरफॉर r1 बार माइनस r2 बार इज माइनस r21 बार, बराबर। लेकिन माइनस r21 बार को लिख सकते हो r12 बार। माइनस को क्या किया इधर? उल्टा घुमा के लिखेगा तो माइनस साइन गया। आया समझ में? यस और नो? तो r आपका क्या हो गया? r12 इज इक्वल टू r इन मैग्नीट्यूड। भानु, दोनों का वैल्यू क्या है? सेम, पर फर्क क्या है दोनों में? एक उधर से इधर जा रहा है और दूसरा उधर जा रहा है। मेरे मुंह पे नहीं जा रहा, उधर जा रहा है। उधर देखो, तो डायरेक्शन क्या है इसका? ऑपोजिट, पर मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। हाय सावरकर, कंटाला लगा? हाँ, कंटाला लगा? देख सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी ऐसा है जो एंजॉय नहीं कर रहा है? सब एंजॉय कर रहे हैं ना? गलती से भी किसी ने एंजॉय नहीं किया तो देखो, सबसे ज्यादा एंजॉय ये कर रही है। कर रही है कि नहीं कपूर साहब? तो फिर तू आंसर पढ़ के, तो मैं तेरे को कपूर ही बोलेगा। आंसर नहीं देगी तो पढ़ के आएगी तभी नुपुर है, नहीं तो कपूर ही है तू। भूखा बैठा था 6 महीने से, नहीं लगता नहीं इसको कितना भी मारो। क्लियर है ये? इधर इधर। तो अभी फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं हम लोग, वो वाला फॉर्मूला। आपको इधर क्या मिला? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर मिला था। अब ये r21 कैप, ये हमको क्या बता रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय, उठा उठा उठा, फोर्स एक्सर्टेड बाय 1/2 क्या है? ये इसके पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, पर ये भी इसके पे फोर्स एक्सर्ट। तो हम क्या बोलेंगे? जब इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर फॉर्म लिखते हुए, दो जन रिमोट लेके बैठे हैं, कम ज्यादा देखो, कम ज्यादा करो। तो एफ जी m1 m2 r स्क्वायर, इसमें दो बातें आएंगी। भैया की बहन इधर, r12 कैप क्या आया?
R12 कैप आपको क्या बोल रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1, फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1। और अगर इधर लिखा रहेगा Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर, R21 बार या 21 कैप, तो वो क्या रहेगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1। दोनों का मास का वैल्यू क्या है? अलग अलग। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम। काजा मार के बैठे हुए थे। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? फर्क क्या है? एक इधर से उधर फोर्स लगा रहा है और दूसरा उधर से। देखो, मास का फर्क को काउंट करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों फॉर्मूले में m1 m2 आ गया ना, और मास को डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा, इतना एडवांस इंफॉर्मेशन लाते कहां से होते? तुम लोग साइंस जर्नल लिखा करो। समझ में आया क्या? पैदा होने के बाद पहली बार बोलने को मिला ना तेरे को। इसके पहले कभी नहीं बोला साहब, जिंदगी में एक बार भी नहीं बोला। m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, तो R12 क्या बोलता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 on 1, और 12 क्या बोलेगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 on 2। समझ में आई बात? आगे जाने दो। पर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? पर डायरेक्शन क्या है? उल्टा। तो क्या आएगा? माइनस साइन। आई बात समझ में? चलो आगे जाने दो। बस, तो ये फॉर्मूला आपका वेक्टर फॉर्म। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में एक नया चीज दिया। देखो इधर, देखो आपके पास फॉर्मूला ये इधर निकल के आया। समझो F इज इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन, और आपने इधर क्या लिखा? R12 कैप। समझ में आई बात? इसको आज तुम अच्छा ध्यान दे रही हो, दिमाग में जा रहा है, खाली मुंह देख रही है। आज तुम्हारा ध्यान बराबर है, अच्छा है। तो इधर क्या लिखेंगे? इसको R12 बार इज इक्वल, नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था? कुछ तो होगा ना। टैरिफ का प्रॉब्लम खत्म कर रहे हो दोनों? वर्ल्ड टैरिफ का नहीं? बॉर्डर इशू कोई नहीं? कुछ भी नहीं? तो फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक बूंद पानी बांट लिया आपस में। हाँ, मैं तेरे को भाईचारे की नहीं, तेरे को बहन चारे की जरूरत। हाँ, अब तक क्या हल चला रहा था बैठ के? तेरे को ब्रेक चाहिए है? बैल की जगह तेरे को बांधा था, बैठे बैठे सुनने का, उसमें भी ब्रेक चाहिए। झाड़ू पोछा मारने का काम करते तुम लोग, थक रहा बैठे बैठे इधर। एक बोतल से 15-15 बूंद पानी निकाल के पी रहे हैं लोग। 36,000 मॉलिक्यूल तेरे, 36,000 मेरे। इधर तो एक वेक्टर ए बार क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड, और ए यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जो उसका क्या बताता है? डायरेक्शन। तो R12 बार क्या होगा? R12 इंटू R12 कैप। ये R12 कैप क्या बता रहा है? उसका डायरेक्शन। R12 क्या बता रहा है? ये क्या उसका? किस दुख में है तू? जाने दे, दूसरी आएगी। इधर ध्यान दे, बस छूट गई ना, ये ट्रेन छूट गई, दूसरी आएगी। इधर ध्यान दे।
मोटरमैन लोग का स्ट्राइक खत्म हो गया। R12 कैप और ये क्या है R12। तो अब हम इधर क्या लिख सकते हैं कि अगर हमको R12 कैप खाली लिखना है तो वो R12 कैप क्या होगा R12 बार अपॉन R12। यस और नो? इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो इसमें R12 बार इज इक्वल टू R12 मैग्नीट्यूड और R12 कैप सूखा डायरेक्शन विदाउट चटनी। तो R12 कैप क्या होगा R12 बार अपॉन R। गुप्ता जी शरीर आत्मा छोड़ रही है तो भी ये फॉर्मूला कंप्लीट करके जाओ, यहां ध्यान दो। तो R12 कैप की जगह क्या डालेंगे GM1 M2 अपॉन R। इधर क्या आएगा R12। अब इधर डायरेक्शन वाला बात नहीं है, उसने क्या बोला इधर 1 2 2 नहीं रखा उसने, तो R12 बार अपॉन R। आई क्या बात समझ में? प्रशांत ध्यान नहीं लग रहा है तुम्हारा? पहले अच्छा लगता था। बुखार है? दवाई चाहिए? R कैप क्या होगा R12 बार अपॉन, ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से पकड़ूं तो R बार होगा R इंटू R कैप, देयरफॉर R कैप क्या हो गया R बार अपॉन, तो R कैप की जगह क्या लिखोगे R बार अपॉन, सॉरी R बार की जगह क्या लिखोगे R कैप अपॉन, अब ये R स्क्वायर है इंटू R क्या होगा बरं झालं, समजलं तुला झाल्यावर? क्लियर है? ये सिंपल एमसीक्यूज में आता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये डायमेंशन है, फर्स्ट चैप्टर का टाइम किया था ना 50 बार। सर कसम खाते 50 बार प्रैक्टिस की, अभी भी भूल के दिखा सकते हैं। मैं संविधान की कसम खाता हूं 50 बार प्रैक्टिस कराओ तो भी भूल के दिखाऊंगा। जब वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गए तो इसका क्या है? अगर अड़ोस पड़ोस से थोड़ा पानी मिल जाए तो ऐसा ऐसा रगड़ के डूब के मर जाओ, बस खाली नाटक नको करू। जाऊ दे पुढे, क्या हुआ है? किसी को कुछ बोलने गए? आगे जाने दो। ये वैल्यू है रट्टा मारने का। ए पीछा 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 मत रो आज रात, रट्टा मारा। चलो आगे। MKS SI सिस्टम कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? जाऊ दे पुढे, जाऊ दे। मत रो आज राधिके सुन ले बात हमारी, जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। चलो तुम लोग के लिए एक ये लास्ट टॉपिक, कुछ नहीं है और इसको 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं अगर तुमने ध्यान दिया तो। आज का इंसान बिक चुका है, घर छूटने के नाम पे ध्यान देने को तैयार हो गए। मेरा मूड नहीं है टॉपिक खत्म करने का, जाने अभी मैं टाइम पास करेगा। मेरे को याद नहीं आ रहा कैसा पढ़ाने का, मैं भी भूल गया। अभी चुप बैठेगा तो कैसा पढ़ाएगा? उसका गलती नहीं है,
वो मोबाइल में रील देख देख के उसका दिमाग वैसे ही हो गया। चलो इधर जाने गए, इधर ध्यान देने गए। कैपिटल जी फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को बहुत कम कर देता है, ये मालूम पड़ गया। अब कैपिटल जी का वैल्यू मैथमेटिकली गेस कर लिया। क्या किया? लेकिन अब इसको एक्सपेरिमेंटली क्या करने का था? प्रूव करने का था। क्या करने का था? चालू हो गया टॉपिक। ये बीच में कुछ होता है ना, ये लोग कुछ नहीं तो रुमाल को ही फोल्ड करने लगते। आ गया, हो गया? नहीं, मेरे को जोक आ रहा है अभी। ये टॉपिक खत्म नहीं, दिल नहीं कर रहा है। तुम लोग जाओ, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे को बहुत दुख होता है तुम लोग चले जाते तो। बैठो ना, मसा खाली खाना खायला अंतोन। तो अभी कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हेनरी कैवेंडिश ने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तेरे नाखून में नहीं किया एक्सपेरिमेंट, उधर देख। तो क्या किया उसने? पहले के टाइम पे ये यहाँ पे मिरर है, क्या है? यहाँ पे क्या है? वाह, कितना समझ में आने लगा जल्दी जल्दी तुमको। अभी पहले के टाइम पे अगर कोई ऐसा मिरर है, उसके पे लाइट ऐसा गिर रहा है, तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट उधर जाएगा। तो आने वाला एंगल अगर मालूम है और उधर लाइट गिर रही है, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये मिरर कितना एंगल घूम गया। मतलब ऐसा अगर मिरर सामने रख दिया और लाइट उधर पड़ रहा है, तो अभी क्या किया कि अगर मिरर कुछ एंगल घूम गया, तो अभी वो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर गिरने लगेगा। तो कितने डिफरेंस का एंगल हो गया, वो कैलकुलेट कर सकते थे। ये बहुत पहले के टाइम के जुगाड़ होते थे, बहुत पहले। ठीक है, आज से समझो 400 साल, तो 300-400 साल पहले, 350-400 साल पहले ऐसे जुगाड़ चलते थे। तो यहां पर वो स्केल है, समझो पहले लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां गिर रही है, ठीक है, ऐसे बाद में यहां गिरने लगी, तो एंगल कितना डिफ्लेक्ट हुआ? इतना। आई बात समझ में? तो अभी क्या किया है, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। स्प्रिंग में छोटे बच्चे रहते ना, वो खेलते हैं ऐसा ऐसा, एक बच्चा छोटा इधर बैठता है, किधर बैठता है? हाँ, शीशो। तो लगभग, तो अभी ऐसा सेटअप इधर लगाया, इधर क्या है? एक मास है m और दूसरा भी मास क्या है? दोनों मास के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों मास वैल्यू सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया l। अभी ये दोनों छोटे छोटे मास mm इधर लिए, उनके सामने उतने ही मास का, सॉरी उससे ज्यादा मास का उसी मटेरियल का दूसरी चीज लाया। तो ये दोनों लीड के बने हुए थे। किसके थे? दिया नहीं है शायद, आगे दिया हो, पर किसका था वो? हिंदी में जस्ता बोलते हैं। वो मेटल होता है पर बहुत वजन में हल्का होता है। ठीक है, तो उसको जब उसके सामने रखेंगे तो क्या हुआ, स्मॉल एम दोनों मास है और उसके सामने ये बड़ा बड़ा कैपिटल एम मास रखा। तो कैपिटल एम मास रखने के बाद में ये इसको अट्रैक्ट करके इधर खींचेगा, ये अट्रैक्ट करके उसको, ये अगर घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो इधर क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। तो अभी किसके वजह से घुमा? मास की वजह से। तो ये मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू G, निकालना है। M, एक छोटा m एक बड़ा m, छोटा m बड़ा m, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? L। पर ये बॉडी कैसा घूमेगी? रोटेशन करेगी। क्या करेगी? अभी रोटेशनल फोर्स का दूसरा नाम क्या है? कौन बोला? कौन है जिंदा इस क्लास पे? एक ही कौन बोला? हाँ,
तेरे को बोलता था ना तू पढ़ाई कर खाली। तो क्या है? टॉर्क। तो वो कैसा गोल घूम रहा है, रोटेशनल फोर्स। तो अभी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म। इसीलिए बोलता हूं फिजिक्स का लेक्चर होते रहना चाहिए, आत्मा शुद्ध रहती है। ऐसा 2 घंटा अभी सुना, सब फॉर्मूले याद आने लगे ना, कुछ नहीं लगेगा। इसलिए फिजिक्स पढ़ा करो, और मुझसे ही पढ़ा करो, क्योंकि मैं बहुत इज्जत से पढ़ाता हूं। तो इधर क्या आया? फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ। ठोका ठोका काय नाही तरी बसेल, ठोकत बसा, टेक्स्टबुक खोल मत। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा। तो इधर इसको फोर्स ये खींच रहे, इधर ये फोर्स खींच रही, बॉडी क्या कर रही है? ऐसा रोटेट करेगी। उधर शैडो को देखो, रोटेट करेगा। तो अब ये रोटेशन का एंगल इधर मेजर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये फोर्स कितना लगा, टॉर्क, ये हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म। जाने दो आगे। फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, फोर्स इंटू। तो टॉर्क हो गया G, फोर्स दैट इज m1 छोटा m बड़ा M अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मूवमेंट आर्म। कितना जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है नहीं ये? तो अभी क्या हुआ, घर में अगर समझो आपके मम्मी कपड़ा धोने के बाद में कपड़ा सुखाने को डालती है, तो क्या करते? ऐसा 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 इसको क्या है इसमें हंसने का? हंसने का क्या है इसमें? अब ये कपड़ा ऐसा किया, अरे इसको ऐसा छोड़ दिया अश्विन, तो ये क्या करेगा? ट्विस्टिंग का क्या हो गया? रीट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग का क्या हुआ? समझ में आई बात? तो ये जितने एंगल से क्या हुआ था? ट्विस्ट हुआ था, उतने से क्या हो जाएगा? रीट्विस्ट। तो थीटा से घुमा था, कितना एंगल घूमेगा? अगर इधर कपड़ा है और कपड़े को मैंने ऐसा ऐसा घुमाया, तो उतनी ताकत लगा के समझो ये 60 डिग्री घुमा। कितना? अभी कपड़े के जगह अगर मैंने लकड़ी लिया होता तो 60 डिग्री घूमता था क्या? अगर मैं इसके जगह स्प्रिंग लेता था तो अलग एंगल घूमता था, उतनी फोर्स लगा के। तो किस पे डिपेंड करता है? उसके कांस्टेंट पे, कि वो मटेरियल कौन सा, जो मटेरियल रहेगा उसके पे डिपेंड करेगा कि वो कितना एंगल। तो G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या? L क्या है? मूवमेंट आर्म, इज इक्वल टू K थीटा। K क्या है? कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल, और थीटा क्या है? जितना एंगल वो उल्टा घुमा था उतना क्या होएगा भी वो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने इसको घुमाया, यस और नो? वो दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ना। ये हैवी सॉलिड कड़क मेटल बॉल है, ये हल्का सा बॉल है, फोकल हॉलो, तो इसको खींच के उधर लेके जाएगा। उसी टाइम पे ये इसको इधर खींचेगा, तो किसने खींचा? ग्रेविटेशनल फोर्स। पर उसके वजह से हुआ क्या? रोटेशन। इधर इधर उसको उठाओ। कौन सा संगम हो रहा है तेरा? इधर है दिमाग। तो उसको ऐसा ये घुमा रहा है इधर, समझ में आया? अब ये जब इसको ऐसा उल्टा घुमा रहा है, तो उस टाइम पे ये रोटेट करने की वजह से नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला लगने वाला किसका लगेगा? टॉर्क का। किसका लगेगा? तो
टॉर्क का फॉर्मूला जब भी लगेगा, इसी बंद कर दो। तो टॉर्क का फॉर्मूला जब भी लगेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू मोमेंटम। उसके वजह से बॉडी क्या हो गया? ऐसा गोल घूम गया, इधर बॉडी घूम रहा है। अभी क्या होगा? वो एसी बंद हो गया। वो जब ये उल्टा घुमा, उसको छोड़ेगा तो क्या होएगा? वो तो कितना घूमेगा? के थीटा। कितना घूमेगा? अभी दोनों बॉडी का मास हमको मालूम है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस हमको मालूम है, ये एल हमको मालूम है। तो m1 m2 r स्क्वायर एल के थीटा सब मालूम है। थीटा वहां से मिलेगा मेजर करके, यस और नो? तो जी निकाल सकते हैं कि नहीं? जी कैलकुलेट करके आगे चलो। जी कैलकुलेट करके निकाला तो 6 पॉइंट जी का वैल्यू कितना निकल के आया? 6.67 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये अलग टॉपिक आ गया। ठीक है, जानते मत देखो उसको। अब तू इधर ही बैठेगा, बाकी सब कर जाएंगे। रेडी है? तो कैपिटल जी का वैल्यू कितना आया? यूनिट कौन बोलेगा? यूनिट कौन बोलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ससुर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो अभी बैठ के।